गुड इवनिंग दोस्तों। तो अब महीना आ गया दिसंबर का। 4 महीने गिन के बचे हैं अब नीट के लिए। तो अब पढ़ाई का थोड़ा सा स्पीड तेज करना पड़ेगा आपको। इसीलिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी अब ठीक है ना, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है टेस्ट की इधर। तो उसके लिए निराश नहीं होना है, टेस्ट देना है, पढ़ पढ़ के देना है। ये मत सोचिए कि पूरा तैयार हो जाएगा तब दूंगा। तो जितना तैयार हो रहा है जैसे दे रहा है आप बस टेस्ट में आइए, दीजिए। ठीक है, नंबर देखिए, नंबर कम आ रहे हैं तो उसे सीखिए, फिर अगले टेस्ट में बढ़िया करिए। ठीक। तो ये देखिए, तो हम लोग जो चैप्टर का ये वन शॉट बनाने जा रहे हैं बाबू। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नीट बायोलॉजी विद आदर्श ओझा, डॉक्टर आदर्श ओझा एडी सर। तो ये हमारा जो चैप्टर है बाबू बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको स्लाइड बनाने में हमको 18-20 घंटे लग गए थे। तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, ठीक है ना, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें। 5 क्वेश्चन तो फिक्स है नीट में। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, ये चैप्टर रहेगा। चलिए हम कुछ बातें आपको बताते हैं। देखिए, आपका जो मिड सेम वाला जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1, उसका आप 3 टेस्ट और होने वाला है लगातार, एक एक हफ्ते के अंतराल में। देखिए ध्यान से। तो आपका जो फेज 2 टेस्ट है वो 6 जनवरी को होगा। ठीक है ना, कब होगा? 6 जनवरी को होगा। इसमें सारे सारे जो भी सिलेबस हैं, जो बाहरी बच्चे होंगे यहाँ से नोट कर लेंगे। बाकी जो कोचिंग वाले बच्चे उनके ग्रुप में चला ही गया होगा। केमिस्ट्री का सिलेबस ये रहेगा। बायोलॉजी में आपको कुल मिला के 14 चैप्टर्स आएंगे। तो ये कब होगा? 6 जनवरी को। ठीक है। दूसरी बात, जो फेज 3 है, फेज 3 वाला जो टेस्ट है बाबू आपका, उसमें वो होगा आपको एक हफ्ते बाद, मतलब 6 जनवरी के एक हफ्ते बाद फेज 3 13 जनवरी को। और इसमें आपके कुल मिला के 9 चैप्टर्स नहीं 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद वो जो टेस्ट है आपका, दोनों मिलाकर कंबाइंड टेस्ट, वो होगा आपको 20 जनवरी को। ठीक है। तो जनवरी महीना आपका पूरा एकदम तगड़ा होने वाला है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और इसमें दोनों को मिला करके होगा। तो कुल मिलाकर बायो के चैप्टर आ रहे हैं 23-24 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये बताना था आपको। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? हम जा रहे हैं पढ़ने बाबू, जिसका नाम है चैप्टर, जो यूनिट है इसका नाम है इकोलॉजी। और इकोलॉजी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा चैप्टर जो है बाबू, वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो हम एक और आपको बात बताते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कि जो नई एनसीईआरटी है इसमें सिर्फ पॉपुलेशन दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नए वाले जो हमारा नया सिलेबस है नीट का, उसमें पॉपुलेशन दिवस आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर से सुन लीजिए, इस चैप्टर में से एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। जो नीट हमारा हुआ था इस बार, उसमें क्वेश्चंस आए थे यहां से। इसीलिए पूरा चैप्टर एक एक वर्ड पढ़ना है हमको। तो ऑर्गेनिज्म एंड इन इट्स एनवायरनमेंट पहला टॉपिक होगा, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा पॉपुलेशन। दोनों पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी करिए, देखिए, 1.5 की स्पीड में देखिएगा। और अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों से भी करवा दीजिएगा, ताकि जितना ग्रो करेगा उतना वीडियो डालूंगा उतना आपका फायदा होगा। ठीक है बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं वो चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो कुछ बेसिक्स की बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाबू ये एक्चुअल में इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी क्या है? तो बाबू देखिए, कोई भी स्पीसीज अकेले नहीं रह सकता। कोई भी स्पीसीज कहीं भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वो इंटरेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरेक्ट। या तो अपने ही स्पीसीज से कुछ लोगों से करेगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म से करेगा इंटरेक्ट, या तो करेगा इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट, या दोनों से करेगा। जैसे अगर आप रहते हो तो आप किससे इंटरेक्ट करते हो? कुछ भी चाहिए होता है, कहीं भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी खाना होता है, तो किससे हेल्प लेते हो? तो अगल बगल, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट में है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे हेल्प लेते हो। और दूसरी बात, इन्वायरमेंट यानी कि सनलाइट लेते हो कि नहीं? बताओ। सॉइल, मिट्टी का यूज करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, बताओ। पानी का यूज करते हो, हवा का यूज करते हो? अगर ये सब करते हो तो तुम इन्वायरमेंट से हेल्प ले रहे हो। और अगर इन्वायरमेंट से हेल्प ले रहे हो तो तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। तो बाबू ये जो स्टडी है ना, लिखा है ना, इट स्टडीज द इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल या एबायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? काफी सारे इसमें विवाद है, लेकिन जो हम मान के चलते हैं नीट वाले, वो हीकल कहते हैं, हीकल। वाई डू फ्लावर्स? अब देखो, जो एनसीईआरटी का पहला ही पन्ना है उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। कुछ बातें, क्वेश्चन जो कहा है अपने टीचर से डिस्कस करो, या अपने मेंटोर से, जिससे मन करे वो डिस्कस करो, और डिस्कस करना ही पड़ेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, व्हाई डू फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट आर व्हाइट? यानी कि वो फूल, वो फ्लावर्स जो रात में खिलते हैं, वो गोरे क्यों होते हैं, मतलब सफेद क्यों होते हैं? तो सीधी सी बात है, सफेद अगर होंगे तो उन्हें कीड़े मकोड़े देखेंगे, उनके पास आएंगे, पॉलिनेशन करेंगे। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या होते हैं? सफेद होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? इसमें भी कई सारे आंसर्स हैं। तो कह रहा है कि मधुमक्खी को कैसे पता होता है किस वाले फूल में, किस वाले फ्लावर में जो है नेक्टर है? ये कैसे पता चलेगा? तो लाइए यार, तो लाइए ना, एक कप पी लें, एनर्जी आ जाएगी। लंबा वीडियो बनाना है। हाँ, तो
कह रहा है कि इसमें कुछ आंसर्स आप रट लीजिए, ऐसे ही समझाना अभी इतना बेहद ही आसान काम नहीं है। अल्ट्रावायलेट लाइट रिफ्लेक्शन, टोन ऑफ फ्लावर और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों चीजों की हेल्प से जो है ये जो बी को पता चलता है कि किस फ्लावर में नेक्टर है, उस पर बैठना है, उसको चूसना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो वो स्लाइड बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें रखे हमने। ये 50 स्लाइड है, बहुत लंबा कुछ नहीं, बहुत छोटा छोटा है। अब देखिए हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, एक सेकंड यहाँ पे, फिर उसके बाद आते हैं पीछे। देखिए लिखा, व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न। कैक्टस, जो कैक्टस होता है कांटेदार हरा कलर का जो पेड़ पौधा होता है, कहां पे होता है, सुनसान डेजर्ट में, वहां पे थॉर्न क्यों होते हैं? तो सबसे पहला इसका रीजन होता है बाबू कि थॉर्न होते हैं। तो थॉर्न क्या करते हैं, वो कांटे होते हैं, पतले पतले होते हैं। तो और जो उनका पत्ता होता है बड़ा होता था, तो वो छोटे छोटे कांटों में कन्वर्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, जिससे सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वाटर लॉस भी कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या हुआ, वाटर लॉस भी कम हुआ। और दूसरी बात, उन्हें कोई जंगली जानवर खाए ना, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्राइमरी काम क्या है ये, और सेकेंडरी ये। ठीक है, दूसरा, हाउ डज द चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर। जो चिक होती है ना, चिक स्प्यूर्स लिखा है कहीं कहीं, तो चिक जो बच्चा होता है, जो भी तुरंत पैदा हुआ है, जो मतलब मुर्गी का बच्चा है, वो कैसे जानता है? तो उस टर्म को बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग विजन, हियरिंग, ऑल्फैक्शन, ये सब गैस करके वो पता लगाती है। ये मत सोचना आउट ऑफ एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है ना, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहले पेज पे नीचे देखो 3-4 लाइन जो लिया है, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब देखिए इकोलॉजिकल ऑर्डर देखें बाबू, देखो ध्यान से। अगर हम बात करें तो सबसे पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते थे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्स बनाए होंगे, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाए होंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाए होंगे। और ऑर्गेनिज्म का असेंबलिंग जो होती है बाबू, असेंबल, उसे कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं, ऑर्गन असेंबल क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑर्गेनिज्म ही है जो बाबू इंटरेक्ट करता है। ऑर्गेनिज्म ही क्या करता है बाबू, ऑर्गेनिज्म ही है वो गधा जो इंटरैक्ट करता है किससे, इन्वायरमेंट से। तो हमारी सबसे छोटी यूनिट इकोलॉजी की क्या हुई, ऑर्गेनिज्म हुई। ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होते हैं और बनाते हैं पॉपुलेशन। यानी कि एक क्लासरूम है, उसमें 100 लोग हैं, तो यानी कि पॉपुलेशन। और 100 लोग मतलब 100 एकदम मनुष्य हैं, 100 का स्पीसीज सेम है, तो यार पॉपुलेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ सेम स्पीसीज। याद रखना, सेम स्पीसीज होने चाहिए। पॉपुलेशन ध्यान से देखेंगे, पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन, कई तरह की पॉपुलेशन, हमारे गांव में कई तरह की स्पीसीज है। उसमें मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, शेर नहीं है कौन सा गांव शेर रहता है, नहीं बाबू। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। तो अगर सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म तो पॉपुलेशन, सेम टाइप की पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन अलग अलग तो कम्युनिटीज। और जहां पे कम्युनिटीज रह रही है, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो जहां पे एबायोटिक, ध्यान समझे, एबायोटिक और बायोटिक में इंटरेक्शन हो रहा है, इस जगह को बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं बायोम। कौन ओम, बोलते हैं बायोम। और ये सब जहां पे है ना, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमारा कौन है, अर्थ, ठीक है ना। और अर्थ से बड़ी क्या होती है, कई इसमें सोलर सिस्टम और गैलेक्सी, सब बातें यूनिवर्स की हैं। तो हमारा जो काम का मुद्दा है यहाँ पे वो ये है कि ऑर्गेनिज्म से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बड़ा होकर बायोम, बायोम जहां सब कुछ है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। ये हमारे काम का मुद्दा है, ठीक है। अब देखिए 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल इकोलॉजी, जो हमें 4 लेवल की इकोलॉजी पढ़नी है यहाँ पे, वो 4 लेवल की है। पहला सबसे छोटा जो यूनिट है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है कम्युनिटी, और चौथा है क्या, चौथा है बायोम्स। चौथा क्या है, ये हमको 4 पढ़ने हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारा एनसीईआरटी का पहला टॉपिक शुरू था, पेज नंबर जो दूसरा है इकोलॉजी का, उसका जो हमारा पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का वो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक, दूध में चीनी नहीं डाला गया है, चीनी में दूध डाला गया है बाबू, समझिएगा। अब देखिए ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी बहुत प्यारी सी खूबसूरत लाइन लिखती है, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ई का बोल दिया, देखते हैं क्या रहा है। ऑर्गेनिज्म लेवल पे अगर इकोलॉजी की बात करें ना, तो एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है ना, थोड़ा सा अजीब सा है ना। ठीक है, देखते हैं। जैसे जिस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसी जगह के हिसाब से, उसी वातावरण के हिसाब से, वहां के एडाप्टेशन के हिसाब से ये एडाप्ट कर लिया है। इसकी बॉडी में फिजियोलॉजी में चेंज वैसे ही है।
जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे कि जो सील होते हैं, जो जो मतलब जहां पे अंटार्कटिका जैसे यहाँ पे बहुत बर्फीला क्षेत्र है, जहां बर्फ है, पानी में बर्फ तैर रहा है, वहां पे जानवर होते हैं जैसे सील्स, उनके बॉडी के अंदर ब्लबर होता है, जो फैट होता है ब्लबर चमड़े के नीचे, उससे क्या होता है, वो इंसुलेटर का काम करता है और हीट लॉस नहीं होने देता। तो वहां के मांग है, वो वहां की जरूरत है वो ब्लबर का होना। तो फिजियोलॉजी, उसकी बॉडी के अंदर चेंज आया, उस चेंज की वजह क्या है, उसका इन्वायरमेंट। तो वही कह रहा है ये। इसको देखो, इट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडॉप्टेड इन्वायरमेंट इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल। तो सिर्फ सर्वाइवल नहीं करना है, रिप्रोडक्शन भी करना है। तो याद रखना, ठीक है ना। सर्वाइव कर क्या करोगे, जब बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे तो तुम्हारी प्रोजनी आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ होगा ही नहीं। रीजन, अब हम ये पढ़ते हैं ना कि हमारे देश में या फिर कहीं पे भी, किसी भी देश में, पूरी धरती पे डिफरेंट टाइप के सीजन क्यों होते हैं, ये देखो। तो पहला क्या लिखा है यहाँ पे, और ड्यू टू रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड सन, ठीक है ना, ठीक है। तो लिखा है रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड सन, सन के अराउंड हमारा प्लैनेट जो घूमता रहता है, तो कहीं इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा मिलती है, कभी कम मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी ज्यादा मिलती है, इसकी वजह से डिफरेंट सीजन आते हैं। दूसरा, और थोड़ी सी टिल्ट हुई है, एक्सेस थोड़ी सी अपने ही एक्सेस पे टिल्ट है, तो इससे भी कहीं कम लाइट पड़ता है, कभी ज्यादा पड़ता है, तो इसकी वजह से चीजें बदलती है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, रीजन ऑफ फॉर्मेशन, अरे नहीं, यस, रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम। मेजर बायोम का देखो, अरे यार, मेजर बायोम बनने का रीजन बताओ। तो रीजन ऑफ मेजर बायोम कैसे बनता है, तो पहला तो यही होगा रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड सन, दूसरा क्या होगा, द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, ये सब तो होंगे, और साथ में क्या होंगे, साथ में अरे मैंने लिखा नहीं क्या, ऐसे कैसे हो गया, द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, और तीसरा क्या था बाबू, यहां पर छूट गया लग रहा है, याद रखना इसको। तीसरा रीजन क्या है, प्रेसिपिटेशन, यानी नमी, यानी क्या बाबू, मॉइस्चर। तीन चीजें, ये तीन चीजें मिला करके डिसाइड करती हैं कहां पे कौन सा बायोम बनेगा। तो तीन चीजें याद रखना। अब देखिए, ये मेजर बायोम्स, आपको 6 बायोम्स देखने को मिल रहे हैं। क्या है ये, देखो 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे कि मेजर बायोम कितने हैं, कह देना 6। कितने हैं, 6। यहां पे देखेंगे हम लोग, याद कैसे करना है, मैंने याद करवाया क्लास में, फिर से याद करवा देते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। याद करना DGTT, क्या 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 क्या, DGTT, DGTT। अब देखो दो TT है, कैसे याद करेंगे, दूर वाला T, देखो ये ट्रॉपिकल है, सबको पता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो, ऐसे शुरू करते हैं, देखो ध्यान से, ये है डेजर्ट, क्या है ये, देखो ध्यान से, डेजर्ट ना, गंजी जैसा लग रहा है ना, ठीक है, डेजर्ट है बाबू। देखो यहां पे सीधा एकदम ऐसे खड़ा है, यानी कि मॉइस्चर की तरफ। देखो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर, और हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया, टेम्परेचर। ध्यान से देखना बाबू। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान से देखेंगे, हम कहेंगे कि टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है यहां पे, लेकिन प्रेसिपिटेशन बिल्कुल नहीं है, तो पक्का ये डिजर्ट होगा। पक्का क्या होगा ये, तो पहला हमने कहा डी। दूसरा, इसके बगल में जो बड़ा सा है, ऐसे दिख रहा है ना बाबू, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत टेम्परेचर है, लेकिन थोड़ा सा डेजर्ट से ज्यादा प्रेसिपिटेशन है, इसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड। क्या बोलते हैं बाबू, ग्रासलैंड। इसके बगल में आओ, खूब ज्यादा गर्मी है, ठीक है, खूब ज्यादा नहीं, ठीक ठाक गर्मी है, और बहुत पीक पे नहीं जा रही गर्मी, लेकिन हाँ बारिश बहुत जबरदस्त, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट। लास्ट में देखिए ट्रॉपिकल, ये देखो एकदम कांस्टेंट बाबू, गर्मी जो भी है, गर्मी है बहुत, मुझे पता है, लेकिन कम बेसी नहीं होता, फ्लक्चुएशन नहीं होता, यहाँ पे सीजनल चेंजेस नहीं आते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे क्या है, सब कुछ मामला एकदम कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो यहाँ बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलेंगे, यानी कि जहां पे नमी बहुत ज्यादा, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा, और उतनी ही ज्यादा हीट वेव, उतनी ही ज्यादा गर्मी, और नमी जहां, वहीं पे जिंदगी पनपती है। तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है। अब नीचे देखो, ये कोन की तरफ निकला हुआ है, तो हम बोलेंगे कॉनिफेरस, ठंडा वाला एरिया है। और ठंडे में चले जाओ, नीचे वाला सबसे एकदम जूता की तरह है बाबू, तो ठंडे में हमको जूता पहनना पड़ता है, तो हम कहेंगे आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। ये देखिए, ये देख लो बेटा, यहाँ देखो, ये वाला क्या है, रट लो, ट्रॉपिकल, एकदम हरा भरा मस्त, एकदम जबरदस्त। पता नहीं ये भी हरा भरा है, लेकिन ठीक है, याद रखना, ये ट्रॉपिकल रटना है बाबू। ये है डिसिडुअस फॉरेस्ट, और ये क्या है, तीसरा आपका डेजर्ट है, चौथा है कोस्ट, सी कोस्ट, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखो बाबू, आप लोग, हम लोग आ गए हैं किस पेज पे, ये 11वें पेज पे आ गए। तो हम कहे ना कि 50 पेज देख कर डरो मत, बिल्कुल मत डरना। सब एनसीईआरटी की लाइंस उठाया हमने, और 50 पेज मतलब स्पेसेस बनाया ना, ताकि दूर से देख रहे हो तुम लोग, इतनी दूर से पता नहीं कोई कहां, कोई देवरिया से देख रहा है, पता नहीं कहां देख रहा है,
कोई हॉस्टल बैठ के देख रहा है, कोई रजाई में बैठ के देख रहा है, तो इतना दूर से देख रहे हो तुम लोग, तो इसीलिए तुमको साफ साफ दिखे। अब देखो मैंने इतनी सी बात एक पेज ले लिया है, तो डिजाइन देखो कितना मस्त डिजाइन किया मैंने। अब देखो ध्यान से लिखा है, व्हाट आर द की एलिमेंट दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। कहीं बाबू गर्मी है, कहीं ठंडी है, कहीं ऐसा मतलब कहीं पूरा एकदम डेजर्ट है, कहीं बहुत बर्फ पड़ रहा है, ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन, ऐसा क्यों? तो रीजन हमने बताया टेम्परेचर, मतलब कि टिल्टिंग ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ प्लैनेट और रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन सन, अराउंड सन, और तीसरा क्या बताया? तीसरा बताया मैंने प्रेसिपिटेशन। क्या बताया? प्रेसिपिटेशन। तो ये तीनों मिलकर मेजर बायोम बनाते हैं अलग अलग। लेकिन अब बताओ, एक बात बताओ कि किसी भी डिफरेंट हैबिटेट में, है ना, किसी मतलब वो जो मैंने बताया रीजन ना, मेजर बायोम नहीं, मेजर बायोम मतलब किसी बायोम में डिफरेंट हैबिटेट क्यों बनता है, ये मैंने बताया था। यहां पे देखो कह रहा है किसी भी हैबिटेट का जो केमिकल और फिजिकल कंडीशन है वो कौन डिसाइड करता है? तो वो चार चीजें डिसाइड करती हैं बाबू। पहला है टेम्परेचर, कौन रेचर? टेम्परेचर। दूसरा वाटर, तीसरा लाइट और चौथा सॉइल। ये चार एबायोटिक फैक्टर हैं, ये चार मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं बाबू कि किसी भी हैबिटेट में क्या केमिकल और फिजिकल कंडीशन होगा। तो देखो सुंदर सा है ना बाबू, ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट टेम्परेचर। तो चार एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हम जो पढ़ने वाले वो है टेम्परेचर। क्या है बाबू वो? टेम्परेचर। ध्यान से देखना, मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। पहला क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या? तो क्या बोल देना, बिना सोचे समझे बोलना है। क्या बोलना है? बोल देना टेम्परेचर। टेम्परेचर का होता क्या है? अगर आप ऊंचाई पे जाओगे, ऊंचाई पे मतलब प्लेन से माउंटेन, समतल से कहां जाओ रहे, ऊंचाई पे जा रहे हो, माउंटेन पे, तो टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर घटेगा, मैंने कहा हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे अच्छे से काम करते हैं। अगर वो टेम्परेचर नहीं मिला तो फिर बाबू हम अच्छे से अपना परफॉर्म फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम ऊपर जाते हैं, देखो ना, कभी पहाड़ वैष्णो देवी जाओ या कहीं कहाँ गए थे हम पिछले साल, अरे बताओ यार उसको क्या बोलते हैं, हाँ बहुत अच्छी जगह है, नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक। तो वहां पे गए थे, तो वहां पे बहुत कम लोग थे, मतलब घर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और टेम्परेचर कम रहेगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी कम रहेगी, और इसलिए वहां लोग सर्वाइव नहीं कर पाते अच्छे से। मतलब रहेंगे, जाने घूम के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां रहना बहुत कठिन काम है, ठीक। तो कह रहा है डिक्रीजेस, टेम्परेचर घटता है, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल। तो पहला ये बोला कि अगर जैसे इक्वेटर क्या होता है, ध्यान देखो, इक्वेटर देखो मैं बताता हूं, देखो ये है, मान लो बायोलॉजी बाय एडिशन, ठीक। अब देखो ये है इक्वेटर, क्या है ये? इक्वेटर। इसके नीचे मैं बना रहा हूं, देखो ये इक्वेटर है, इसके ऊपर ट्रॉपिकल, इक्वेटर, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और ठंडा एरिया होता है, ये क्या कहते हैं इसको? आर्कटिक। क्या बोलते हैं? आर्कटिक। तो ये इक्वेटर है, ये एंटार्क्टिक है, एंटी आर्कटिक, ये क्या है? इक्वेटर, इक्वेटर लाइन है, लाइन। इसके बाद ट्रॉपिकल, ये भी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये भी सब ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट, ये भी टेम्परेट, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल जाओ चाहे साउथ पोल जाओ, टेम्परेचर कम होता जाता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया एंड हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल, निगेटिव में चल, जीरो से कम हो जाता है, कहां पे? पोलर रीजन में, और कहां पे? हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है ना। और कह रहा है मोर देन 50 हो जाता है, कहां पे? इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। कह रहा है ना टेम्परेचर, मौसम बदलता है भयंकर। ओके, देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सिड। कहीं कहीं पे बाबू जैसे एग्जांपल दिया है कि डीप सी, क्या लिखा है? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जो होते हैं छोटे एकदम समुद्र के अंदर, तो वहां पे, और थर्मल स्प्रिंग, यहाँ पे कभी कभी ना टेम्परेचर 100 से ज्यादा भी हो जाता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल टेम्परेचर से रिलेटेड क्या है, देखो लिखा है मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्री लाइक कनाडा एंड जर्मनी। कह रहा है ना मैंगो ट्री को, अब देखिए हमारे देश में आम जो फरता है बाबू, जो आम होता है वो गर्मी में होता है, यानी कि उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, कम से कम 25, 30, 40, 25, 30, 35 चाहिए, मतलब 35, 40 चाहिए। तो ठंडी में तो होता नहीं है। तो कह रहा है कि अगर मैंगो होना होगा ना तो गर्म देशों में होगा, ठीक है, कनाडा और जर्मनी जहां पे कभी गर्मी होती ही नहीं है वहां नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दिया एग्जांपल टेम्परेचर का, स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल। कह रहा है स्नो लेपर्ड कभी भी केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जाएगा। मजाक कर रहे हो, केरला में क्यों पाया जाएगा, वहां स्नो थोड़ी पड़ता है। उसके बाद कह रहा है टूना फिश, जो टूना फिश है बाबू ये ट्रॉपिकल में ही पाई जाएगी,
ट्रॉपिकल के अलावा और कहीं पाया जाए इसकी संभावना बहुत कम है। वही लिखा हुआ है टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल। ठीक है, अब आता है बाबू टेम्परेचर से रिलेटेड दो टर्म, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। एकदम ध्यान से देखना, यूरी और स्टेनो, पानी पे यूरी और स्टेनो। देखिए बाबू समझिएगा, हम लोग ह्यूमंस हैं, ये मान लो 0 टेम्परेचर है, हम लोग ह्यूमंस हैं, ये 0 टेम्परेचर है, 5 डिग्री 10 डिग्री 20 मान लेते हैं, मान लो 25 50, यहाँ मान लो -50। तो हम ह्यूमंस क्या है ना, बड़े बेहया हैं, -50 से +50 डिग्री सेल्सियस पूरा सह सकते हैं। तो हमारा रेंज क्या है, ज्यादा, हम टेम्परेचर का एक रेंज सह सकते हैं, ज्यादा टेम्परेचर नहीं, रेंज टेम्परेचर, यानी कि कम हो या ज्यादा हो हम सब में सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसे लोग को बोलते हैं यूरीथर्मल। क्या बोलते हैं, तो लिखा है ना, क्या लिखा है देखो ध्यान से, अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको बोलते हैं यूरीथर्मल। एग्जाम्पल क्या दिया है, ह्यूमन, काउ एंड मंकी, ये सब। अगर प्लांट की बात करें तो नोट कर लेना, रोज, जैस्मीन, कॉनिफर्स, ये सब। ठीक है ना, तो ये रेंज सह सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं मान लो जैसे पेंगुइन है, कौन है पेंगुइन, ध्यान से देखना। तो पेंगुइन में क्या करेगी, यहाँ 0 है ना, तो 1 2 मैक्सिमम 3, लेकिन माइनस में देखो, माइनस में तो एक ना माइनस में रहेगी, -5 तक मान लो रह रही है। तो इससे ज्यादा इधर ले तो ही मर जाएगी, इधर ले तो ही मर जाएगी। तो हम कहेंगे इसका एकदम नैरो रेंज है, बहुत कम रेंज टेम्परेचर का सह सकती है, जिन्हें बोलते हैं स्टेनोथर्मल। तो लिखा है वास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूरोथर्मल की संख्या बहुत कम है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो है, वास्ट मतलब बहुत ज्यादा, जो ज्यादा जिनकी संख्या है वो कौन है, स्टेनोथर्मल। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, और उसे हम कहते हैं बाबू क्या, स्टेनोथर्मल। एग्जांपल इंसेक्ट्स, पेंगुइन, और प्लांट में याद रखना पाम। ठीक है, नोट करके क्या लिखा है, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस होना चाहिए यहाँ पे, टॉलरेंस डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, जैसे मान लो ह्यूमंस जो होते हैं, मैंने कहा वो यूरीथर्मल होते हैं, इसीलिए तुम लोग ठंडी देश में भी दिखेंगे, गर्म में दिखेंगे, बहुत गर्म में भी दिखेंगे, बहुत ठंडे में भी दिखेंगे, मीडियम में भी दिखेंगे। तो हर जगह तो किसी उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होता है बाबू, जो जिसकी टॉलरेशन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, कम भी सह सकता है और ज्यादा भी, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर। चलिए, नेक्स्ट टू टेम्परेचर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, वाटर में ही लाइफ ओरिजिनेट हुआ रहा होगा। ठीक है ना, अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, लाइफ इसके बिना कुछ है ही नहीं। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल टू लिव देयर। ठीक है ना, कह रहा है कि डेजर्ट में इतना इसका मतलब कमी है पानी की, कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनके पास कुछ स्पेशल एडेप्टेशन रहते होंगे, उसकी वजह से वो जिंदा है। The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. तो याद रखना, प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का हेविली किस पे डिपेंड है, सब क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूरा एनसीईआरटी लगा दिया यहाँ पे। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, lake and river should not face any water related problem, but it is not true. For aquatic organism, the quality यानी केमिकल कंपोजिशन पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। याद रखना, कह रहा है कि ये बात सोचो कि पानी में जो जानवर रहते होंगे, जो प्लांट रहते होंगे, उनको पानी से कोई दिक्कत नहीं होता होगा, नहीं, पानी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। पानी का कंपोजिशन कैसा है, पीएच कैसा है, इस पे डिपेंड करता है क्वालिटी। तो पानी की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, पानी की क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड, अब जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है किसी पानी में, उसको हम पीपीटी मेजर करते हैं। पीपीटी का मतलब होता है बाबू पार्ट्स पर 1000, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन, ये सब। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5। अगर वाटर पोखरे की बात करें, ऐसे वाटर जो इनलैंड पे है, पोखरा हुआ, झील हुआ, तालाब हुआ, इसमें
5 पीपीटी से भी कम कंसंट्रेशन है। सी में बात करें 30 से 35 होता है पीपीटी, और अगर कुछ हाइपर सैलाइन लेगून की बात करें तो मोर देन 100 होता है। कितना होता है? मोर देन 100। जैसे थर्मल, जैसे टेम्परेचर का रेंज सहने वालों को यूरी थर्मल और स्टीनो कहते हैं, वैसे यहाँ पे यूरी हेलाइन होता है और होता है क्या? स्टीनो हेलाइन। तो अगर कोई ज्यादा नमक वाला रेंज सह सकता है, नमक मतलब वो कम में भी रह सकता है, फ्रेश वाटर में भी, और बहुत उसमें सॉल्ट वाटर में भी, उसको हम यूरी बोलेंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो हम क्या बोलेंगे? स्टीनो बोलेंगे, नैरो रेंज वाले। अब आता है लाइट, ध्यान से देखना। लाइट बाबू, लाइट के बारे में ध्यान से देखेंगे। तीसरा जो एबायोटिक फैक्टर है लाइट। मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, हर्ब्स एंड श्रब्स growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopy. Very important question। कह रहा है जो बड़े बड़े, मतलब ध्यान से एक लाइन सुनना है कीवर्ड, जो बड़े बड़े जंगल है वहां पे जो लंबे लंबे वृक्ष है ना, वो कंट्रोल करते हैं लाइट को, क्योंकि नीचे जो छुपे छुपे छोटे छोटे पौधे हैं, है ना, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, उनको कहां से मिलेगा लाइट? तो उनको ऐसा नहीं है कि तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस वो लोग करते हैं, खतरनाक तरीके से करते हैं। वो अडॉप्ट कर लिए हैं कि कम लाइट में बढ़िया फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। कह रहा प्लांट, कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो सनलाइट पे ही डिपेंड करता है कब उनकी फ्लावरिंग होगी, कब रिप्रोडक्शन होगा। इसको बोलते हैं फोटो पीरियड। क्या बोलते हैं? फोटो पीरियड। एनिमल्स में भी कह रहा है फॉर मेनी एनिमल्स टू लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द डायर्नल, है ना, एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन photo period as cue for timing their foraging, reproductive and migratory activity। तो याद रखना एनिमल्स में फॉरेजिंग, खाना खाने का समय, रिप्रोडक्शन का समय और माइग्रेशन करने का समय, ये तीनों निर्धारित कौन करता है? सनलाइट करता है। क्या कौन करता है बाबू? सनलाइट। डायर्नल का मतलब होता है बाबू ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दिन में एक्टिव हो। कहां एक्टिव हो? दिन में जो एक्टिव रहते हैं, दिन में एक्टिव रहते हैं, दिन में जगते हैं, रात में सोते हैं, उनको डायर्नल बोलते हैं। और जो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं उनको बोलते हैं नॉकटर्नल। क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल। याद रखना। आगे देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। तो सन से हमें लाइट भी मिलती है और टेम्परेचर भी मिलता है। तो हमारे लाइट की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और सन पे। बट डीप, अगर 500 मीटर से नीचे जाओगे इन ओशन में, तो इन्वायरमेंट इज डार्क, वहां पे इन्वायरमेंट बहुत डार्क है, एंड इट्स इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर। वहां पे जो लोग रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, उन्हें पता ही नहीं है कि सेलेस्टियल बॉडी जो है, नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन, के बारे में उनको पता ही नहीं है। व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी? तो हम कहते हैं केमियोस्मोसिस। क्या बोलते हैं? केमियोस्मोसिस। केमिकल को तोड़ करके वो लोग वहां से एनर्जी लेते हैं। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रल क्वालिटी, क्योंकि हमने देखा कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो कौन सा क्वालिटी का लाइट पड़ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लिखा है कुछ ऐसे लाइट होते हैं जैसे यूवी के कुछ कंपोनेंट हैं, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। सो मेनी ऑर्गेनिज्म व्हाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशन। कह रहा है कि कौन से क्वालिटी का लाइट पड़ रहा है, इस पे भी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे कह रहा है यूवी की कुछ ऐसी लाइटें हैं, यूवी ए होता है, यूवी बी होता है, सी होता है, तो इसमें से कुछ ऐसे जो बहुत खतरनाक होते हैं। और कह रहा है जो प्लांट एक्वेटिक प्लांट है ना, उसमें कई सारी लाइटें मिल नहीं पाती, कई सारा, मतलब ऐसे ही उन लोग को रहना पड़ता है बिना लाइट के, मतलब अच्छी क्वालिटी की लाइट नहीं मिलती है। लास्ट में आता है सॉइल। ध्यान से देखना, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन ए डिफरेंट प्लेस वेरी, है ना, अलग अलग होते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखो, सबसे पहले बात, सॉइल की स्टडी को हम बोलते हैं बाबू पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, नोट कर लेना। और या तो बोलते हैं इडाफोलॉजी। क्या बोलते हैं? इडाफोलॉजी। ठीक है, याद रखना इसको। क्या बोलते हैं? इडाफोलॉजी या पेडोलॉजी, ये होता है सॉइल का। लिखा है द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। किस पे डिपेंड करता है? यानी कि पूछेगा पहला क्वेश्चन, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन, पहला द क्लाइमेट एंड द वेदरिंग प्रोसेस, कैसे टूटा है। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, वो ट्रांसपोर्ट कहीं से आया है कि वहीं बना हुआ है। एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है कि जो है प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ सॉइल। अब देखिए, लिखा है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज। याद रखना, सॉइल कंपोजिशन पहला,
सॉइल, सॉइल कंपोजिशन और सॉइल का जो एक एक दाने का साइज है। एग्रीगेशन मतलब ढेला है, इकट्ठा है कि नहीं। डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दोनों का मतलब समझिए, ध्यान से देखिएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब एक गमला है मान लो, उसमें आपने डाल दिया क्या, मिट्टी डाला है, खूब मिट्टी। आपने पानी डाला, पानी एकदम अंदर तक क्रॉस कर गया, पानी अंदर तक क्रॉस कर गया, इसको हम बोलेंगे पानी। देखो ध्यान से, पानी अगर अंदर चला गया एकदम पूरा अंदर, गमले में पूरा भर गया अंदर, ऊपर नहीं रुका है, तो बोलेंगे परकोलेशन। परकोलेशन बढ़िया है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। दूसरा गमला लिया, इस गमले में पानी डाला, सारा पानी ऊपर रुका हुआ है। कहां रुका हुआ है, सारा पानी ऊपर रुका हुआ है, तो हम कहेंगे परकोलेशन सही नहीं है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया है। तो याद रखना, अगर मान लो जैसे बलुई मिट्टी है, उसमें पानी डालो, सारा पानी सोख लेता है, तो पानी यानी कि जो नीचे जो छेद है ना, बालू मिट्टी के बीच में जो छेद होता है, अगर वो ज्यादा है तो पानी अंदर सोख लेगा, इसको बोलते हैं परकोलेशन। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन थ्रू पोर्स। फिल्ट्रेशन थ्रू पोर्स मतलब परकोलेशन। और अगर परकोलेशन बढ़िया है तो पक्का वाटर रुकेगा नहीं ऊपर, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां लास्ट में क्या लिखा है, तो हम कहेंगे तीन बातें, यहां पे दो बातें देखो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल मतलब किसी भी सॉइल का, ध्यान सुनना, परकोलेशन पावर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है सॉइल कंपोजिशन, दूसरा है ग्रेन साइज और तीसरा है एग्रीगेशन। तीसरा क्या है बाबू, एग्रीगेशन, याद रखना। अब देखिए वेजिटेशन, किसी एरिया में वेजिटेशन, पेड़ पौधे कितने होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये तो ठीक है, तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। साथ में एक और चीज है जैसे पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी का मतलब होता है सरफेस की स्टडी, किसी भी सॉइल का, किसी भी जमीन का, पथरीला कुछ भी हो, माउंटेन हो, उसके सरफेस की स्टडी को टोपोग्राफी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी परकोलेशन पावर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो बोल देना सॉइल कंपोजिशन पे, ग्रेन साइज पे, एग्रीगेशन पे। और अगर ये पूछे कि जो है किसी भी एरिया में वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे की मात्रा कितनी है, किस पे डिपेंड करेगा, तो कह देना पीएच, मिनरल, है ना, कंपोजिशन और साथ में होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, परकोलेशन, ये सब पे भी डिपेंड करेगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। मतलब क्या है, ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, तो जब नया नया बना होगा तो अभी किसी का डेथ नहीं हुआ होगा इसमें, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का डेथ होता रहता है, नीचे मिट्टी की संख्या बढ़ती जाती है, मिट्टी बढ़ती जाती है। तो अब मिट्टी का लेयर कितना मोटा है, इस पे डिपेंड करेगा वहां पे एनिमल कैसे रहते हैं। मैंने कहा था ना, मिट्टी जैसी प्लांट वैसे, प्लांट जैसे एनिमल वैसे, और जैसे एनिमल वैसे ही माइक्रोब्स। तो वही कह रहा है कि किसी भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो मिट्टी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगी कि बेंथिक, बेंथिक मतलब बेस, ऐसा एनिमल्स जो बेस में रहते हो, कि बेंथिक एनिमल कौन से वहां पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों एबायोटिक फैक्टर थे। एक बात और हमको बतानी है आपको, नीस। क्या बतानी है, नीस। अब ध्यान से देखें नीस क्या होता है, इसको नी की भी पढ़ते हैं कुछ लोग। ठीक है, देखिए नीस क्या होता है। बाबू नीचे मत पढ़ना इसको, नीस पढ़ना। चलिए, नीस को समझाने के लिए बहुत लोगों को समझ में आता है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि जिसको समझ में नहीं आ रहा वो फंक्शनल रोल कहीं लिखा हो तो टिक कर देना, वही आंसर होगा। चलिए समझाते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, देखो लिखा है गुरुकुल पाठशाला, ठीक है, गुरुकुल पाठशाला। क्या एग्जांपल देने वाले हैं हम, ध्यान से देखना। देखिए ये हमारा जो कोचिंग है इसमें कई लेवल्स हैं। सबसे पहला नंबर लेवल पे आते हैं डायरेक्टर, उनका अलग फंक्शन है, उनका अलग रोल है। दूसरे नंबर पे आते हैं टीचर्स, उनका अलग फंक्शन है, अलग रोल है। तीसरे पे आते हैं मैनेजमेंट्स, उनका अलग फंक्शन है, अलग रोल है। चौथे नंबर पे आते हैं लोअर स्टाफ, जो बोर्ड साफ करते हैं, पानी देते हैं, उनका अलग रोल है। सबका अपना अपना अलग रोल है, यानी कि एक ही इकोसिस्टम है गुरुकुल पाठशाला, इसमें अलग अलग लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। एक लेवल डिफाइन कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, उसी को बोलते हैं क्या, नीस। तो मेरा नीस क्या है, पढ़ाना। मेरा नीस क्या है, पढ़ाना, यानी कि मेरा नीस है क्या, मेरा फंक्शनल रोल इस कोचिंग में है पढ़ाना, तो हमारा नीस है पढ़ाना। तो नीस क्या है, द फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन
देयर कम्युनिटी इन देयर इकोसिस्टम, उन कम्युनिटी में क्या रोल है उसका, उसी को बोलते नहीं। सिंपल यार। द रोल एंड पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन लेवल, role and position of a species in an ecosystem, including the conditions it needs to survive and reproduce, and how it interact with the other organism and the environment. NCERT कहती है each organism has an invariably defined range of conditions that is can tolerate diversity in the resources it utilize and a distinct functional role in the ecological system. All this together comprises its niche. याद रखना। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो रोल है सबका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वही उसका नीस है। ओके, नेक्स्ट। अब अभी तक हमने ये पढ़ा कि क्या, हमने ये पढ़ा बाबू कि क्या मतलब एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे ना वो एबायोटिक फैक्टर्स बायोटिक पे क्या इफेक्ट डालते हैं। वो एबायोटिक फैक्टर बायोटिक यानी ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स पे क्या इफेक्ट डालते हैं। तो हमारा नाम क्या होगा, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर ऑन बायोटिक फैक्टर। इसमें देखो, इसमें सबसे पहला जो हम डिफाइन करते हैं वो था होम्योस्टैसिस। लिखा नहीं इसमें, देखिए ध्यान से, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है? देखो, हम गर्मी हो बाहर 50 डिग्री सेल्सियस, या खूब ठंडी हो 5 डिग्री सेल्सियस, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसीलिए अर्थ किसकी वजह से, हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो हमारे अंदर के इन्वायरमेंट को एकदम कांस्टेंट मेंटेन रखता है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं होम्योस्टैसिस। क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। और होम्योस्टैसिस को जो मेंटेन कर लेगा उन्हें हम बोलते हैं रेगुलेटर्स या रेगुलेट। देयर आर वेरियस वे इन विच लिविंग थिंग्स और एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू द वेरियस एबायोटिक कंपोनेंट। दे इंक्लूड द फॉलोइंग। सबसे पहले आते हैं रेगुलेटर्स। इट इज द मैकेनिज्म यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म to maintain a constant condition in the body. For example, humans have the ability to maintain homeostasis in terms of body temperature. Humans try to maintain a temperature of 37 degrees Celsius by sweating in hot weather and shivering in colder weather. ठीक है ना? कह रहा है, ध्यान से देखें, कह रहा है ह्यूमंस के पास एक इतना तगड़ा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ठंडी में कांपते हैं, शिवरिंग करते हैं, तो हम बॉडी का एक्सरसाइज होता है और एक्सरसाइज होगा तो हमें गर्मी महसूस होगी, तो हमारा होम्योस्टैसिस मेंटेन रहेगा, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा अंदर का। और अगर गर्मी रहेगी तो खूब पसीना होगा, और जब पसीना होगा तो जब वो इवापोरेट करेगा तो हीट अंदर से खींचेगा बॉडी के अंदर से, तो हम कहेंगे कूलिंग इफेक्ट होगा, हमें ठंडा महसूस होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये होम्योस्टैसिस मेंटेन करने का एक फिजियोलॉजिकल तरीका है। कैसा तरीका है? फिजियोलॉजिकल। हम कहेंगे आर्टिफिशियली कैसे हम कर सकते हैं, तो एसी चला लेंगे गर्मी में और ठंडी में हीटर चला लेंगे, तो ये कैसा तरीका है? आर्टिफिशियल तरीका है। बिहेवियरल तरीका क्या होता है? धूप में चले जाओ ठंडी में, गर्मी में छाया में चले जाओ, तो हम इसे कहते हैं बिहेवियरल तरीका। होम्योस्टैसिस 3 तरीके से मेंटेन हो सकती है, बताया मैंने। पहला फिजियोलॉजिकल, दूसरा हमने क्या बताया? दूसरा बताया आर्टिफिशियल, और तीसरा क्या बताया हमने? बिहेवियरल। याद रखना इसको। तो रेगुलेटर्स के एग्जांपल याद रखने हैं। ऑल बर्ड्स, जितने बर्ड्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, एंड एकदम ऐसे लाइन याद कर लेना। All birds and mammals and a very few lower vertebrates and invertebrate, याद रखना इसको। Conformers बहुत कम होते हैं रेगुलेटर्स। Most organisms do not have the ability to regulate their body conditions and they have a fluctuating bodily conditions as per the environment. They are called conformers. याद रखना, जो बाहर ठंडा माहौल है तो बॉडी पूरी अंदर ठंडी, उनकी एकदम हालत खराब, भाग गए, बिल में छुप गए, कन्फर्मर है वो। क्या है वो? कन्फर्मर। तो याद रखना, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यानी कि 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट, ये सब क्या है? ये सब कन्फर्मर्स है। सब क्या है बाबू? कन्फर्मर्स। इसके बाद आता है एक, ध्यान से बता देते पहले इसको कहा गया। हाँ, पार्शियल रेगुलेटर्स। क्या होता है बाबू? पार्शियल रेगुलेटर्स। सम स्पीसीज, जैसे इस पे गौरैया ना, बताया था ना, नहीं गिलहरी, वो क्या करती है? कुछ देर तक रेगुलेशन करती है। मान लो तो टेम्परेचर बढ़ गया 30, 35, एकदम कांस्टेंट करके बैठी है कि हम नहीं अंदर ठंडा हो, गर्म होने देंगे। 40, जैसे 40 पार हुआ
बेचारे की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि देखिए भैया अब हम रेगुलेटर नहीं, हम कन्फर्मर हैं अब। तो कहने का मतलब ये है, इसे हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर, यानी कि क्या, सम स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। एग्जांपल क्या बताया था, स्क्वायरल, बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म। ठीक है ना, चलिए आते हैं वापस। अब देखिए माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन देखो बाबू, अब दो टर्म आते हैं यहां पे, माइग्रेशन, सस्पेंशन। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण कुछ समय के लिए, कुछ 1-2 महीने के लिए खराब होने वाला है, तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो सस्पेंशन कर दें या तो माइग्रेशन, वही पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम अपना घर छोड़ के चले गए मामा के यहाँ और फिर 2 महीने बाद वापस आ गए, जब हमारा घर सही हो गया, बाढ़ आई थी हमारे घर पे, हम मामा के यहाँ चले जाते, बचपन में हम बता रहे हैं 1998 में, नहीं उसमें तो 2002-3 में जब बाढ़ आती थी, बहुत बचपन छोटे थे हम, मतलब मुश्किल से रहे होंगे 3-4-5 साल के। तो उस समय जब बाढ़ आती थी तो हमारे घर से बगल में 2 किलोमीटर पे मामा का घर था, 2 किलोमीटर है ना, तो वो थोड़ा ऊंचे पे था, तो वहां पानी नहीं पहुंचता था। तो हम लोग क्या करते थे, जो जुलाई अगस्त का महीना होता था, 2 महीने जबरदस्त छुट्टी रहती थी एकदम घर की, है ना, स्कूल की छुट्टी की, बाढ़ आया हुआ है, और वहां पे हम लोग बेसिकली मामा के गांव रहते थे। तो पूरा हम लोग अपना सामान लेके चले गए मामा के यहाँ, और फिर 2 महीने बाद वापस आते थे जब हमारे घर में से पानी निकल जाता था। तो इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो लिखा है सम ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर वेदर कंडीशन एंड रिटर्न व्हेन द वेदर कंडीशन इज रिस्टोर्ड, फिर से वापस वेदर कंडीशन सही हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बर्ड फ्रॉम साइबेरिया माइग्रेट टू द साउदर्न कंट्रीज ड्यूरिंग विंटर टू अवॉइड द कोल्ड वेदर। एग्जांपल है ये, तो याद रखना एग्जांपल इसका, कियोलैडो नेशनल पार्क है बाबू, भरतपुर में, राजस्थान में, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से और भी अदर कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से। तो ठंडी में आती हैं और गर्मी मतलब कि जब उनके यहाँ ठंडी रहता तब आती हैं, फिर यहाँ से चली जाती हैं कुछ महीने में। अब एग्जांपल देखते हैं कुछ और। यहाँ पे देखिए जो ग्राफ दिया एनसीईआरटी में, देखो बाबू वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, इंटरनल लेवल, इंटरनल इन्वायरमेंट, और हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्सटर्नल। तो अगर एक्सटर्नल पे बढ़ाने पे इंटरनल लगातार बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कन्फर्मर। क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसे करा दिया तो पक्का कन्फर्मर है ये। यानी कि अब बाहर बढ़ रहा है तो अंदर भी बढ़ा रही है, लेकिन बाहर कितना बढ़ा दो, अंदर एकदम कांस्टेंट मेंटेन करके, रेगुलेट करके हम रखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, रेगुलेटर्स। और बाबू जो कुछ देर तक क्या रहेंगे, कुछ देर तक क्या रहेंगे, कन्फर्मर फिर रेगुलेटर, ऐसे दिया है ना, इसको हम उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि कुछ देर तक क्या रहेंगे, रेगुलेटर फिर कन्फर्मर, तो इसलिए नाम है पार्शियल रेगुलेटर। तो ग्राफ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है या तो डेफिनेशन गलत दिया हुआ है, तो हम ध्यान से जैसे दिया है एनसीईआरटी में वैसे ही पढ़ेंगे, ऐसे। ठीक है, मैंने कहा था कि 2 चीजें होती हैं, एक सस्पेंशन होता है, एक माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हो गया, अब आता है सस्पेंशन। क्या आता है बाबू, सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा ना लेस डेवलप कर देते हैं, बिल में छूट जाते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर देते हैं, अपनी जरूरतों को कम कर देते हैं। उसमें सबसे पहला एग्जांपल होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है पहला, स्पोर फॉर्मेशन इज द टाइप ऑफ सस्पेंशन। Some organisms have different mechanism to escape the harsh environment. For instance, some bacteria produce spores. तो इसमें कौन कौन पर याद रखना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सब लोग एनसीईआरटी में ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं, फंजाई, बैक्टीरिया एंड लिखा है लोअर प्लांट्स। तो लोअर प्लांट्स का मतलब इसने सीधे सीधे क्या देना था, एल्गी। क्या कह देना था, एल्गी भी। ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट, वेरियस काइंड ऑफ थिक walled spores are formed which help them to survive unfavorable condition। होता क्या है, जैसे मान लो खूब ज्यादा भयानक कुछ भूचाल आने वाला है, एकदम सुनामी, तो आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, फंजाई, अलगी सबके, अरे आने वाला है क्या कुछ, तो बोलो ना स्पोर रिलीज कर देंगे। क्या रिलीज करेंगे, स्पोर। और स्पोर इतना थिक होता है, इतना थिक वॉल होता है कि बाबू अपने मर गए, लेकिन स्पोर छोड़ दिए, और स्पोर बाबू घूमेगा पूरी दुनिया, और जब भी उसको बढ़िया माहौल मिलेगा, नया पौधा, नया फंजाई, नया बैक्टीरिया पैदा कर देगा। तो हमने कहा जब हमारा हालत खराब था, हमारा सिचुएशन खराब था, हम तो मर गए, लेकिन हमने अपने बॉडी के एक पार्ट को जिंदा रखा, उससे कुछ निकाला, कोई स्ट्रेस, को बोलते हैं स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर एक पार्ट, एक बाबू तरीका है क्या, सस्पेंशन का। ठीक है, नेक्स्ट डायपॉज। डायपॉज में क्या होता है, ये क्या है बाबू, इसमें बस याद रखना ये कि अपना डेवलपमेंट सस्पेंड कर देता है कौन, जू प्लैंकटन स्पीसीज, लेक में और पॉन्ड में अपना जो है मेटाबॉलिक कंडीशन स्लो कर रोक देता है। नेक्स्ट है डोरमेंसी। तो आपको पता है डोरमेंसी कहां होती है बाबू, सीड्स।
सीड एकदम ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने का मतलब क्या है, एकदम सस्पेंडेड डेवलपमेंट, डोरमेंसी, एकदम मतलब एकदम झुरा जाते हैं बाबू। और जब झुरा जाएंगे तो एकदम सड़ेंगे ही नहीं कभी, कितनों साल रख दो, और जब उसको तुम उसको माहौल दिए, थोड़ा सा भी मॉइस्चर सॉइल दिए, तुरंत गर्म, तुरंत उत्पन्न जर्मिनेट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डोरमेंसी। हाइबरनेशन, ठंडी में कुछ जानवर स्लीप में चले जाते हैं, जैसे बेयर, यहाँ पे ठीक है ना, बेयर होगा BER, भालू है ना, कोंडू, भालू। और एस्टिवेशन, समर स्लीप कहते हैं, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप। और गर्मी में डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब झुराए ना, है ना, सूखे ना, टूटे ना, फाटे ना, तो फिश और स्नेल कहां चली जाती है, समर स्लीप में चली जाती है। तो एग्जांपल याद रखेंगे। अब आता है एडाप्टेशन। क्या आता है, एडाप्टेशन। ध्यान से, एडाप्टेशन का मतलब क्या है, अगर हमारा जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो बहुत कम समय के लिए है, तो हम माइग्रेशन करते हैं, हम सस्पेंशन करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय के लिए है तो हम एडाप्टेशन करते हैं। जो हम लाइन बोले हैं ना, फिर से जाकर सुन लेना, उसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। एडाप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, और बिहेवियरल हो सकता है, दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। इसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। एग्जांपल देखो बाबू, एकदम जैसे धूम वाला नहीं लिखे थे, देखो कंगारू, इस टाइम लिखा है कंगारू, देखो एकदम ध्यान से, मतलब काट दिए हैं कंगारू। कंगारू का मतलब क्या, कंगारू रैट पहला एडाप्टेशन का एग्जांपल है। फिजियोलॉजिकल, एकदम याद से, ध्यान से, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, कैसा एडाप्टेशन है ये, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन का एग्जांपल आपके सामने पेश करते हैं कंगारू रैट। तो बाबू ध्यान से सुनिएगा, जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में कंगारू रैट पाए जाते हैं, तो ऐसे चूहे जो कंगारू जैसे हैं, तो नाम दे दिया गया कंगारू रैट। ये गधे हुए पानी नहीं पीते हैं, ध्यान समझना, पानी पीते ही नहीं है। जैसे ही इनको लगा कि हमारे आसपास पानी मौजूद नहीं है, दो काम करेंगे। कितने काम, दो काम करेंगे। वो काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एडाप्टेशन का बेस्ट एग्जांपल, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन का बेस्ट एग्जांपल आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कंगारू रैट का। और कंगारू रैट दो काम करता है, जब उसे प्यास लगती है, अपने बॉडी के फैट को तुरंत एकदम इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करता है। और आपको पता है जब ऑक्सीडेशन होगा है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो बाबू वहां से एनर्जी तो निकलती है, साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी निकलता है। और वो पानी वो यूज कर लेता है किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, अपने मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं उसको। और वो पूरा काम अपने जो भी जरूरतें उसकी पूरी कर लेता है। पहला ये काम हो गया। दूसरा, अपनी यूरिन को इतना सूखा सूखा निकालता है, बहुत यूरिन में पानी बहुत कम होता है, मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि उसके पानी की कमी पूरी हो जाए। तो दो बातें मैंने कहा, कंगारू रैट दो काम करके अपने आप को पानी की कमी से बचाता है। पहला क्या है, पहला है बाबू मैंने पहला बताया कि यूरिन को कंसंट्रेट करके, और दूसरा क्या बताया मैंने, इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करके, याद रखना। तो ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल ऑफ एडाप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है डेजर्ट प्लांट। बाबू जो मेनी डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल, क्या होता है थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी लॉस कम होगा, इवापोरेटरी लॉस कम होगा ऑन द लीफ सरफेस, एंड हैव, ये क्यूटिकल जो होते हैं बाबू हाइड्रोफोबिक होते हैं, याद रखना। क्यूटिकल क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, तो पानी को उस पार नहीं जाने देते, पानी को अंदर से बाहर नहीं जाने देते हैं। ओके, उनके स्टोमेटा कहां होते हैं, डीप पिट्स में। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा, स्टोमेटा एकदम डीप में घुसे हैं, कोई भी बाबू धूप पहुंचेगा नहीं, गर्मी पहुंचेगी नहीं, तो वो बाहर आएंगे नहीं पानी, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ओके, थ्रू ट्रांसपिरेशन। दे आल्सो हैव ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। इनके पास C4 C3 के अलावा एक और होता है कैम पाथवे। क्या होता है, कैम पाथवे होता है बाबू। और कैम पाथवे से क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो दिन में बंद रहता है, रात में खुलता है। तो दिन में बंद रहेगा तो लॉस नहीं होगा, ठीक है। डेजर्ट प्लांट लाइक अपुंशिया हैव नो लीव्स। वही देखो, अपुंशिया एक ऐसा प्लांट है पत्ते में नहीं है, और जब पत्ता ही नहीं रहेगा तो लॉस पानी का होगा ही नहीं, पत्ता सरफेस एरिया बढ़ा देता है फ्लैटर करके। अब देखो, दे आर रेड्यूस्ड टू स्पाइन, वो एकदम जो पत्ते हैं ना, जो पत्ते थे उनके, वो एकदम मतलब क्या हो गए हैं, ध्यान से देखना, वो एकदम कांटा हो गए हैं। तो बाबू इसका सरफेस एरिया ज्यादा, इसका सरफेस एरिया कम, तो वाटर लॉस भी कम। बोले यस, ओके। अब क्या होगा, अब होगा ये, अब बात आती है, तो अगर पत्ते ही नहीं है तो बाबू उनका फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, फ्लैट एंड स्टेम। भगवान ने क्या किया, इनका स्टेम थोड़ा सा चौड़ा बना दिया, जो कि फोटोसिंथेसिस का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है एलेंस रूल। इसका एग्जांपल एक है एलेंस रूल। एलेंस रूल कहता है बाबू, ये नहीं कि एलन कोचिंग, गुरुकुल पाठशाला कोचिंग के एलेंस रूल, याद रखना। मैमल्स, कोल्डर क्लाइमेट में जो मैमल्स है बाबू, उनके कान और हाथ पैर ये सब इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे, मतलब बॉडी इतनी बड़ी और कान इतना छोटा सा, हाथ इतना बड़ा ऐसे बस। तो इससे क्या होगा, जो इनके बॉडी से जो आउट ग्रोथ है ना, इतने छोटे हैं कि हीट लॉस कम होगा और वहां सर्वाइव कर लेंगे। ये होता है एलेंस रूल। क्या होता है, एक बर्गमैन रूल है, यही भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। बर्गमैन रूल, ध्यान देखिएगा।
एक होता है बर्गमैन रूल, यहीं पे दोनों एक साथ लिख लेना एनसीईआरटी में, बर्गमैन रूल। एनसीईआरटी ने बर्गमैन रूल नहीं दिया है, लेकिन इसका रूल दिया है, मतलब नाम नहीं लिया साइंटिस्ट का, काम बता दिया है। बोला है कि पोलर रीजन, ठंडे रीजन में, कोल्डर रीजन में लार्ज बॉडी साइज्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? अगर बॉडी साइज ज्यादा रहेगी तो इनको हम कहते हैं एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो कम रहेगा, तो हीट लॉस कम रहेगा। हीट लॉस क्या रहेगा? कम। फिर से सुनिएगा, ठंडे एरिया में छोटे जानवर नहीं पाए जाते हैं, छोटे जानवर रहेंगे तो उनका एरिया क्या होता है? ज्यादा इन कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम, और अगर एरिया ज्यादा है वॉल्यूम से तो हीट लॉस ज्यादा होगा, मर जाएंगे। इसीलिए ठंडे एरिया में बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं, लार्ज बॉडी साइज एनिमल। ये बर्गमैन रूल है। अगर बॉडी साइज की बात कर रहे हैं तो बर्गमैन रूल है, लेकिन अगर हम लिम्स की बात कर रहे हैं, ईयर की छोटे छोटे ईयर, छोटे लिम्स हैं, तो ये बाबू एलन रूल है, याद रखना। एक और एग्जांपल यहाँ पे एडेप्टेशन का, इन पोलर सीज। पोलर सीज में जो एक्वाटिक मैमल होते हैं, जैसे सील है, उसके मैंने बताया ना, उसके चमड़े के नीचे फैट होता है, ब्लबर कहते हैं, जो एक्ट एज इंसुलेटर और लॉस ऑफ बॉडी हीट को लॉस नहीं होने देता है। अब देखिए इसमें आता है एक्लिमेटाइजेशन। क्या आता है? अगर तुरंत 4-5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर एडेप्टेशन हो गया तो हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन नहीं बाबू, एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है समझिएगा। आप जा रहे हो कहीं पे कहीं पे जा रहे हो, खूब ज्यादा पहाड़ पे, मौका मिला अगर, ठीक है, तो कुछ लोग तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोगों को उल्टी होने लगती है, ठीक है, पेट झरने लगता है, मतलब पेट झरना वाला ऑप्शनल है, और सांसें फूलने लगती हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब का प्रॉब्लम होता है। इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बोलते हैं वो? सिम्टम्स क्या है देखो, नोजिया, फैटिग, हार्ट पल्पिटेशंस, वोमिटिंग, ये सब। हार्ट एकदम धक 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 एकदम हार्ट एकदम करेगा। तो होगा क्या? ऐसा होता क्यों है ना? सब नोट्स लिखा हुआ है, सब समझ लो पहले, होता क्यों है, ध्यान देखना। होता इसलिए है बाबू, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पे, ऊपर बहुत ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे रहिएगा, वहां पे ऑक्सीजन का डेंसिटी बहुत कम है। आप जमीन पे हो तो जब सांस लेते हो तो 4 ऑक्सीजन जा रहे हैं, लेकिन वहां तो 1 का ऑक्सीजन जा रहा है, तो अब बाबू आपकी आदत है 4 ऑक्सीजन लेने की, अब वहां 1 ऑक्सीजन मिल रहा है, तो बाबू आपका सांस फूलेगा ही फूलेगा, आप जल्दी सांस लोगे ताकि जल्दी से ऑक्सीजन अंदर ले सको। समझ रहे हो ना? तो अब बात ये आती है, कुछ देर बाद कैसे मामला सेट हो जाता है, तो पहले पढ़ लेते हैं पूरा। द चेंजेस इन द फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म हैपेंस इन अ पीरियड ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो तुरंत शॉर्ट कम ड्यूरेशन में अगर एडाप्टेशन होता है तो बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्लिमेटाइजेशन। One of the best known example of acclimatization in humans can be observed when traveling from sea level location to high altitude, खूब ऊंचे तक। The body acclimates and adapt accordingly to the new environment, तुरंत acclimatize कर जाती है, ठीक है। इफ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, 3500 मीटर से ऊपर जाइए, रोहतांग पास में, मनाली के पास है, या तो लेह में जाएंगे, तो आपको एक बाबू प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड सिकनेस। और उसके सिम्टम्स बता दिए हमने। अब देखिए बात ये आती है, बात बाबू ये आती है कि ये सही कैसे होता है, एक्लिमेटाइज बॉडी कैसे करती है, हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। सबसे पहली बात देखो, इंक्रीजिंग एरिथ्रोपोइसिस, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रेट, यानी कि आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा दिया बाबू, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाएगा और तेजी से जाएगा। दूसरा, एलिवेटेड ब्रीदिंग रेट, हमने सांस लेना, पहले हम 12 से 16 बार ले रहे थे, अब हम 20 से 25 बार ले रहे हैं। जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा और हमें थोड़ा सा राहत महसूस होगा। दिस अलाउ मोर ऑक्सीजन टू एंटर द बॉडी। इंक्रीजिंग हार्ट रेट, हार्ट रेट बढ़ गया, हार्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो ब्लड सप्लाई भी हर एक सेल के पास बढ़ जाएगी, तो हमें थोड़ा राहत महसूस होगा। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आता नहीं है सबको, डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मान लो आपने लंग्स के पास ऑक्सीजन जब लिया तो लंग्स के पास जो है हीमोग्लोबिन, जब वहां से लंग से, एल्यूलाई से जब निकला कौन, ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन से एसोसिएट हुआ। तो एसोसिएट अगर बहुत तेजी से हो जाएगा, एक बात बताओ, तो उसको बाबू छूटने में, डिसोसिएट होने में समय लगेगा, तो यहां पे जल्दी जल्दी ट्रांसफर करना है, तो बाबू हम कहते हैं कि उन लोग की एफिनिटी थोड़ी कम रहती है, याद रखना। चलिए, मेनी फिश, कई मछलियां हैं बाबू अंटार्कटिका में कैसे रह रही हैं, तो एग्जांपल है, इसका आंसर देखो, क्वेश्चन दिया है, पूछा है, अपने एडी से डिस्कस करो। लिखा है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, और सबसे इंपॉर्टेंट एंटी फ्रीज प्रोटीन, यही याद करना, लिखवाए भी थे, ठीक है ना। तो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है जो उनकी बॉडी में प्रोटीन को जमने नहीं देता है।
Antarctic fish can thrive in icy waters by preventing their blood from freezing, which is crucial for their, तो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स होते हैं जो उनके ब्लड को जमने नहीं देते हैं। नेक्स्ट लिख रहा है माइक्रोब्स आर्कीबैक्टीरिया दैट फ्लोरिश in hot springs and deep sea hydrothermal vent where temperature far exceeds, मतलब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है। हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे? तो याद रखना उसमें क्या होता है बाबू, उसमें स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को जमने नहीं देते हैं, हाई टेम्परेचर पे फंक्शनल रहते हैं। याद रखना, इसको लिखवाए हैं क्लास में, सब कुछ सही है। ओके, अब देखो अ लार्ज वैरायटी of marine invertebrates and fish live at greater depth in the ocean where the pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience. How do they live under such a high pressure? इतने हाई प्रेशर में कैसे रहती है नीचे, एकदम ओशन के नीचे, बताओ। तो पहला बाबू उनका लंग्स कंप्रेसिबल होता है, एकदम फ्लेक्सिबल होता है, तो कोलैप्स नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल कंप्रेसिबल। दूसरा उनके पास एक बाबू होता है ना ऑक्साइड, जिसे मतलब टमाओ बोलते हैं, मतलब ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, दैट प्रिवेंट द डिस्टॉर्शन एंड कंप्रेशन, जो प्रोटीन को टूटने से, डीनेचर होने से बचाते हैं। ठीक है बाबू, याद रखना, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं। बिहेवियरल एडाप्टेशन क्या होता है? डेजर्ट लेजार्ड बाबू, डेजर्ट लेजार्ड जो कि होता है पोइकिलोथर्म बाबू। पोइकिलोथर्म मतलब समझना, पोइकिलोथर्म मतलब कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है? जो होम्योस्टेसिस नहीं मेंटेन कर सकता, मतलब कि कन्फर्मर, मतलब कि कन्फर्मर ये। ठीक है, तो ये लोग के पास मैमल की तरह टेम्परेचर मेंटेन वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जब इनकी बॉडी ठंडी लगती है तो जाके धूप सेकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा दे बास्क इन सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब जब उनकी बॉडी जब ठंडी होने लगती है, ठीक है ना, फिर छाए में आ जाते हैं। मतलब कि जब धूप सेकते हैं, जब गर्म हो जाते हैं तो फिर छाए में आ जाते हैं। उससे एग्जांपल क्या दिया है? एक और दिया है, बोरोइंग इनटू द सॉइल, यानी कि जो कुछ स्पीसीज हैं जो गड्ढा बना लेते हैं और उसमें छुप जाते हैं और एबव ग्राउंड हीट से बचने के लिए। तो ये सब एग्जांपल क्या है? ये सब एग्जांपल है बाबू आपके, ये सब एग्जांपल हैं आपके, ये सब क्या एग्जांपल हैं? ये सब एग्जांपल थे आपके बिहेवियरल एडेप्टेशन के। अब आता है हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए पानी पी लेते हैं, फिर पॉपुलेशन हम करते हैं।